Next we will define the definition of limit of a complex function. Limit of a complex function, first definition इस फॉर्म में डिफाइन करोगे कि L is said to be limit of complex function in the deleted neighborhood of point z0 if for every epsilon is greater than 0 there exists delta is greater than 0 such that 0 is less than mod of z minus z0 is less than delta की यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है then we say that L is said to be limit of complex function. अब यहाँ क्लियर करेंगे कि स्मॉल l जो है वो क्या है और लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो अपना ये है. एल जो है वो फाइनाइट और यूनिक नंबर है, फाइनाइट और यूनिक क्वांटिटी है. ठीक है, एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड इट विल बी फाइनाइट और यूनिक. देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं. लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन in any domain T, W equal to fz be a complex function. कि W equal to fz कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, सम्मिश्र चर का फलन है, किसी भी डोमेन D में डिफाइन हो रहा है ये. ठीक है, अब यहाँ पर बात करें रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर. डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए है, ये नोट नहीं करना है एग्ज़ाम में. डेफिनेशन में ये चीज़ नहीं देनी है. एग्ज़ाम में डेफिनेशन पूछते हैं तो जो अपने 4-5 लाइन्स है, स्टेटमेंट है, जो अभी आपको बताया था, दिखाया था वीडियो में, ओनली उसी फॉर्म में उसको डिफ़ाइन करना है. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए है ओनली. रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर x टेंस टू x0. रियल नंबर्स मीन्स x और y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे और जहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात होगी वहाँ z लोगे. यहाँ z का मीन्स क्या है, x प्लस आयोटा y. z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो रियल नंबर सपोज x टेंस टू x0 एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z टेंस टू z0. कि z किस पॉइंट की ओर टेंड करेगा, z0 की ओर टेंड करेगा. अब यहाँ पर यहाँ ये है x0. ठीक है, और ये z0 का मीन्स क्या है, x0 प्लस आयोटा y0. ठीक है, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन z0 x0 प्लस आयोटा y. तो z0 इक्वल टू x0 प्लस आयोटा y0. तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, x0 और y0. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो 2 डायमेंशनल कहोगे या ये कहो कि ये x और y प्लेन में डिफाइन होंगे. ठीक है, और जहाँ पर यहाँ पर इसकी बात करें x टेंस टू x0 तो ओनली अपना एक ही वेरिएबल है यहाँ पर. ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 डायमेंशनल होगा. ठीक है, 1 डायमेंशनल प्लेन होगा और ये 2 डायमेंशनल प्लेन, 2 डायमेंशन में डिफाइन होगा. क्लियर है सभी को. अब 1 डायमेंशनल प्लेन है. ठीक है, तो ये कोई भी सपोज नंबर लाइन है, 1 डायमेंशनल के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंट होगा. क्या, x टेंस टू x0. अब ये पॉइंट है अपना, सपोज x0 है. ठीक है, अब x जो पॉइंट है वो x0 की ओर टेंड हो रहा है. तो ये पॉइंट या तो यहाँ होगा, x पॉइंट यहाँ होगा तो x टेंस टू x0. ठीक है, या ये पॉइंट इस नंबर लाइन पर ये हो सकता है. इसके अलावा तो इसकी कोई पोजीशन होगी नहीं. तो ये पॉइंट यदि इधर होता है तो ये इस तरह से टेंड करेगा और ये पॉइंट सपोज यहाँ है इस नंबर लाइन पे तो ये इस तरह से टेंड करेगा. तो या तो लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग टेंड होगा या राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग टेंड होगा. इसके अलावा इसकी कोई भी पोजीशन नहीं होगी. ठीक है, तो रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग 1 डायमेंशनल प्लेन के अकॉर्डिंग यदि डिफाइन करें इसको तो ये इन 2 वेज के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा. ये जो है अपना z टेंस टू z0, तो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, 2 डायमेंशनल प्लेन है. ठीक है,
टू डायमेंशनल मीन्स एक्स और वाई के अकॉर्डिंग। ये सपोज जेड नोट पॉइंट है, ठीक है, जेड नोट 0 0, ये कोई भी पॉइंट जेड है, ठीक है। अब जेड नोट की और टेंड हो रहा है, जेड टेंड्स टू जेड नोट। अब जेड टेंड्स टू जेड नोट है तो ये इसके जो वे होंगे, इसके पाथ होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ये जेड जो है वो इस पाथ के अकॉर्डिंग जेड नोट की ओर टेंड हो सकता है, इस पाथ से भी ये टेंड हो सकता है, इस पाथ के अकॉर्डिंग भी जेड जो है वो जेड नोट की ओर टेंड हो सकता है, ठीक है। जिग जैग भी हो सकता है, जिग जैग में जैसे ये इस तरह से लेते हुए इस तरह से पहुँचे ये यहाँ पे, या इस तरह से भी ये हो सकता है, ये एक्स वाई प्लेन में डिफाइन होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से लेना कि ये एक्स और वाई प्लेन में लगे, डिफाइन हो, ठीक है, इस तरह से। तो इसके जो है बहुत सारे पाथ हो सकते हैं टू डायमेंशनल प्लेन में। यदि जेड टेंड्स टू जेड नोट की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स के अकॉर्डिंग जेड जो है वो जेड नोट पॉइंट की ओर टेंड हो सकता है। अब जेड टेंड्स टू जेड नोट है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड, ये वैल्यू फाइंड आउट करें, ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। बताएंगे कैसे चेंज होगा ये। तो यदि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें और ये कोई भी फाइनाइट और इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, कोई भी फाइनाइट और यूनिक नंबर फाइंड आउट हो, ठीक है। सपोज ये फाइनाइट और यूनिक नंबर क्या है, एल है, तो इस केस में एल क्या कहलाएगा, एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो मेनली अपना जो डेफिनेशन है लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड इक्वल टू एल, एल विल बी फाइनाइट और यूनिक, देन एल इज सेड टू बी अ लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है, वेयर एफ जेड बी अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड इट इज डिफाइंड इन डोमेन डी। तो सिंपल पॉइंट क्या है कि जेड यदि जेड नोट की ओर टेंड हो रहा है तो वो किसी भी पाथ के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर आ सकता है या इस पॉइंट की तरफ टेंड हो सकता है। तो किसी भी पाथ के अकॉर्डिंग जेड नोट की ओर टेंड हो, लेकिन उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट होगी इस टर्म के अकॉर्डिंग वो एक ही वैल्यू आनी चाहिए, चाहे किसी इस पाथ के अकॉर्डिंग आओ, चाहे इस पाथ से इससे पहुँचो, चाहे इस पाथ से पहुँचो, चाहे इस तरह से या जिग जैग फॉर्म में। तो जो भी पाथ ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सभी पाथ के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा और इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यदि एक ही वैल्यू आए, फाइनाइट आए और यूनिक आए, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में यदि एक ही वैल्यू आ रही है, सपोज 1 1 1 1 आ रही है सभी में, तो उस केस में 1 जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड जो भी गिवन है उसकी लिमिट अपनी फाइंड आउट हो जाएगी। देखो लेट जेड नोट इक्वल टू 0 है, जेड नोट इक्वल टू एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट, तो एक्स नोट 0 हो जाएगा और वाई नोट 0 हो गया, ठीक है। अब जैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड, तो ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो इसके लिए ये पॉइंट है अपना जेड, ठीक है, ये पॉइंट जेड नोट इक्वल टू 0 गिवन है, तो ये पॉइंट 0 0 हो जाएगा, ठीक है, जेड नोट पॉइंट क्या हो जाएगा 0 0। अब ये जेड पॉइंट जेड नोट की ओर टेंड हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में इसके पाथ क्या क्या हो सकते हैं, ये इस पाथ से और फिर इस पॉइंट जेड नोट पे पहुँचे, ठीक है। अब ये सपोज इस पाथ से आ रहा है ये, या जेड नोट की ओर टेंड हो रहा है इस पाथ के अकॉर्डिंग, तो ये एक्स एक्सीज के पैरेलल है, ठीक है, एक्स एक्सीज पर वाई 0 और इस पर एक्स 0, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है जेड टेंस टू जेड नोट ये किस में चेंज हो जाएगा, वाई टेंस टू 0 एक्स टेंस टू 0, ठीक है। सपोज ये इस पाथ के अकॉर्डिंग
जेड नोट की ओर टेंड हो रहा है इस बात से और इसकी ओर। तो ये अपना वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो इस पर एक्स जीरो हो गया और यहाँ पर वाई जीरो हो गया। ये एक्स एक्सिस है, वाई जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट किस में चेंज होगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वाई टेंस टू जीरो। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। सपोज जेड जीरो की ओर इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग या इस पाथ के अकॉर्डिंग टेंड हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन सब जानते हो, वाई इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको जो सॉल्व करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करोगे, वाई इक्वल टू एम एक्स के अकॉर्डिंग। सपोज जेड जीरो की ओर इस बात के अकॉर्डिंग टेंड हो रहा है, तो ये जो कर्व आता है अपना वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें वैल्यूज़ पुट करके इसका ग्राफ बनाओगे तो वो इस तरह से आएगा। इसी तरह से यदि इस पाथ के अकॉर्डिंग आ रहा है तो ये वाई इक्वल टू एक्स क्यूब के अकॉर्डिंग इस तरह से पाथ जो है वो डिस्क्राइब होता है। ठीक है, इसी तरह से ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इन पाथ के अकॉर्डिंग टेंड हो रहा है, तो इनका जो इक्वेशन होगी वो डिफरेंट होगी। ये हो गया। ठीक है, तो जिस भी पाथ के अकॉर्डिंग जेड जीरो की ओर टेंड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि सॉल्यूशन फाइंड आउट करें तो उसका जो वैल्यू है वो फाइनाइट आना चाहिए और यूनिक आना चाहिए। सपोज उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, एल से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया है एल से, ये फाइनाइट और यूनिक होना चाहिए। तो उस केस में एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसी पे जैसे एग्जाम्पल देखो, तो ये समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए बताया, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे इस तरह से वैल्यू लेते हुए इसकी और फंक्शन एफ जेड जो भी गिवन होगा उसको पुट करेंगे और इनके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो वो यहाँ से क्लियर होता है कि किस तरह से ये वैल्यूज अपनी यहाँ से फाइंड आउट होती हैं। जैसे फंक्शन एफ जेड गिवन है क्वेश्चन में, जेड अपॉन जेड बार। ठीक है, जेड की वैल्यू सभी जानते हो, एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार इसका कॉन्जुगेट है, तो ये एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड। ठीक है, यदि इसकी वैल्यू जो भी जिस भी पाथ के अकॉर्डिंग ले रहे हो यदि वो फाइनाइट और यूनिक आती है देन एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करोगे ये वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करोगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले एक्स टेंस टू जीरो पुट करोगे, तो इसको तो एच इट इज रहने दो, और एक्स टेंस टू जीरो पुट करोगे तो ये आयोटा वाई अपॉन माइनस आयोटा वाई, वैल्यू क्या आ गई इसकी -1। इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वाई टेंस टू जीरो एंड एक्स टेंस टू जीरो, ये एच इट इज। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये तो एच इट इज रहने दो और y पुट कर दो जीरो, तो x अपॉन एक्स इक्वल टू 1। अब ये दोनों फाइनाइट तो आ रही हैं लेकिन यूनिक नहीं है, ये 1 और ये -1 डिफरेंट है दोनों। सो देयर एग्जिस्ट नो यूनिक लिमिट, कि कोई भी यूनिक लिमिट एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करेगी इस फंक्शन के लिए, जेड अपॉन जेड बार के लिए। ठीक है, तो अपने नोट्स में डेफिनेशन नोट करोगे। देखो ये डेफिनेशन ये डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड बी एनी फंक्शन ऑफ जेड डिफाइन इन अ बाउंडेड एंड क्लोज डोमेन टी, देन एट एनी पॉइंट जेड इक्वल टू जेड जीरो लिमिट ऑफ द फंक्शन विल एग्जिस्ट एंड लिमिट एल विल बी यूनिक और फाइनाइट, देन एल इज सेड टू बी अ लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन जेड। ये हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन एग्जाम में पूछते हैं तो ये दोनों डेफिनेशन दोगे। ठीक है, और फिर इसमें एग्जाम्पल्स अपने नोट्स में 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, इनको शो करोगे। ये एक्सप्लेनेशन के लिए, नोट करना चाहो नोट कर लेना, नहीं भी करना चाहो कोई बात नहीं, ये क्लियर होना चाहिए कि कैसे जो लिमिट्स हैं वो फाइंड आउट होंगी, ये लिमिट्स।
ये 1 और -1, सो देयर एग्जिस्ट नो यूनिक लिमिट। इसी तरह से यदि फंक्शन एफ जेड जेड अपॉन जेड बार का स्क्वायर दिया हुआ है तो दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसमें ये दोनों वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लोगे, ये 1 1 आएंगी। लेकिन स्ट्रेट लाइन, सपोज स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स के अकॉर्डिंग यदि फाइंड आउट करें तो y इक्वल टू एम एक्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे तो y इक्वल टू एम एक्स है, x की फॉर्म में आ रहा है तो लिमिट x टेंस टू 0 और y की जगह एम एक्स पुट कर दोगे। ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म ये आ जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? m पर डिपेंड कर रही है, विच डिपेंड्स ऑन m पर डिपेंड कर रही है। इसका मीन्स क्या है कि m की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती जाएंगी, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी, डिफरेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो 1 आ रहा है, ये भी 1 है, बट ये m पर डिपेंड है, m की वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज होती जाएगी, डिफरेंट फाइंड आउट होगी। तो सभी में यूनिक वैल्यू नहीं हुई, तो यहाँ से भी क्या कहोगे कि देयर इज ऑल्सो नो यूनिक लिमिट एग्जिस्ट। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो अपने नोट्स में नोट करोगे। तो ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल यहाँ तक सभी नोट्स प्रिपेयर करोगे एंड सभी को क्लियर होना चाहिए। ओके।